हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक आहार पोषण एवं स्वच्छता पर क्वेश्चन लेके आए हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और साथ में जो इसका डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे थे इस पे वीडियो, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम से पहले लगभग वही 25 तारीख तक मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा इसका सिलेबस। तो आज के पार्ट में हम मेनली विटामिन पे चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमारा जो विटामिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा है विटामिन। तो मेनली विटामिन से करेंगे और विटामिन है, प्रोटीन है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो कुछ विटामिन के बारे में मैं आपको पहले से बता दूं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ताकि आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएँ। ऐसा ना हो कि सब ऊपर से निकल जाए, मैं समझाऊँ फिर मेरे समझाने का मतलब कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको विटामिन के बारे में बता दूँ। विटामिन जो होते हैं, विटामिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर को इसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसके कमी से या डिफिशियंसी इंग्लिश में बोले तो इसकी डिफिशियंसी से, कमी से अनेक रोग हो जाते हैं, अनेक रोग हो जाते हैं, ठीक है। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंसेप्ट रहता है कि विटामिन भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, लेकिन ये शरीर में किसी भी प्रकार का ऊर्जा के उत्पादन प्रोडक्शन नहीं करते हैं। लेकिन इनके कमी से अनेक रोग हो जाते हैं, बहुत ही भयंकर हो जाते हैं, ठीक, डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर विटामिन की खोज की बात करें तो इनकी खोज फंक ने किया था, ठीक है। साइंटिस्ट थे फंक, विटामिन की खोज फंक ने किया था। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार और फैट सोल्यूबल जो वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विटामिन की दो कैटेगरी है। एक तो है फैट सोल्यूबल जिसको वसा में घुलनशील बोलते हैं, वसा में घुलनशील, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं? बाकी बचे हुए सब वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। अब विटामिन के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि हमारा ये माइनर सब्जेक्ट है। इसके हमारे जो है रिजल्ट में नंबर जुड़ने नहीं हैं। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अब जान लीजिए, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बस एक ये नॉलेज के लिए ऐड किए गए हैं इस बार सब्जेक्ट। बाकी हमारे 3 सब्जेक्ट जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, उसके नंबर हमको मिलते हैं रिजल्ट में। ये ऐसा है कि कंपटीशन में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आगे चल के। जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे या ग्रेजुएशन के दौरान किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ से क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसके एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है और जो मैं बता रहा हूँ उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं फैट सोल्यूबल जो विटामिन है। फैट सोल्यूबल में बहुत सारे विटामिन हैं, ठीक है। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? केमिकल नाम, रासायनिक नाम भी बता रहा हूँ साथ में, रेटिनॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में भी लिख दूँ रेटिनॉल, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? रेटिनॉल के साथ साथ इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, A1 और A2। A1 को रेटिनॉल बोलते हैं। कॉमनली हम ए को भी रेटिनॉल ऑप्शन में मिल जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल मिलता है, लेकिन A1 को असल में रेटिनॉल A1 को बोलते हैं। और जो A2 होता है इसको बोलते हैं डाईहाइड्रो रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए को रेटिनॉल की जगह पर एक और नाम इसका होता है जिसको बोलते हैं एंटीजीरोप्थेल्मिक विटामिन। क्या बोलते हैं? एंटीजीरोप्थेल्मिक हार्मोन, ठीक है।
तो इसको एंटी जीरोप्थेल्मिक हार्मोन और रेटिनॉल बोलते हैं कॉमनली। विटामिन ए के दो पार्ट हैं, A1 और A2। A1 को बोलते हैं रेटिनॉल और A2 को डाईहाइड्रो रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है जिसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। क्या बोलते हैं? जीरोप्थेल्मिया। ठीक है। अब अगला जो फैट सोल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल फार्मूला होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है कोलीकैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कोलीकैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कोलीकैल्सीफेरॉल या फिर कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसके भी दो पार्ट होते हैं, D2 होता है और D3 होता है। इसको कॉमनली एर्गोस्टेरॉल और 7 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है इस विटामिन को। इसके पार्ट दो होते हैं, D2 और D3। विटामिन D2, विटामिन D3। मेनली जो कैल्सीफेरॉल है हम इसको बोलते हैं। ठीक है, विटामिन D2 और D3। इसके दूसरे नाम भी होते हैं, एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं। एर्गोस्टेरॉल कॉमनली जब इसको तोड़ा जाता है तो दो पार्ट में टूटता है, एर्गोस्टेरॉल और 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। ठीक है, 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्टेरॉल। ठीक है, और एर्गोस्टेरॉल को हम हिंदी में भी लिख देते हैं एर्गोस्टेरॉल। इससे आपके नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे। सारी चीज़ें अगर वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे हो आप तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कभी भी इस चीज़ के चक्कर में मत पड़ा करो, सर पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे मैं ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा। लेकिन आपकी उंगलियां जो होती हैं हाथों की, ये हमारे बहुत सारे ग्लैंड को एक्टिव करती हैं, ग्रंथियों को एक्टिव करती हैं। आपको जो फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, कि किस तरह से हमारा जो बॉडी के पार्ट हैं सब क्यों। अच्छा, लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर केवल पढ़ने से ही हो जाता तो पीडीएफ है, बुक है, सब पढ़ लेते, लिखने की आवश्यकता क्या थी? क्यों लिखने की ये प्रथा चालू हुई? इसका भी कुछ मतलब है। इसका मतलब यही है कि आप लिखो। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। जब अपने हाथों से आप लिखते हो तो हमारी जो ये वाली उंगली होती है, सबसे छोटी वाली जो होती है, उसके बाद वाली इस वाली उंगली से जो है रिलेटेड, इससे जुड़ी हुई होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारी अदर ग्लैंड को, बॉडी की सभी ग्लैंडों को कंट्रोल में रखती है, उसका सिक्रेशन करवाती है अच्छे से। ठीक है, एक्टिव रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। लिखना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। एक बार जब आप लिखते हो तो आपके ब्रेन में सेट हो जाती हैं वो चीज़ें। अगला जो फैट सोल्युबल या वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के ये भी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन के। इसके बाद अगला हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की तो वो है विटामिन ई। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? यौन अल्पता रोग हो जाते हैं, यौन से संबंधित। ठीक है, और प्रजनन से संबंधित और बालों का झड़ना वगैरह, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं इसकी कमी से। और डी की कमी से भी बता दूं, इससे रिकेटस रोग होता है। क्या होता है? रिकेटस रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। बाकी तो और डिटेल में जाए तो इनका स्रोत जो होता है मुख्य, वो क्या होता है उसको भी लिखना पड़ेगा। जैसे विटामिन ए था तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है गाजर।
गाजर से प्राप्त होता है, ठीक, दूध में भी होता है। और जो येलो चावल होते हैं, गोल्डन राइस पढ़े होंगे आप लोग, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस वो येलो कलर के होते हैं। वो जो येलो कलर होता है वो रेटिनॉल के कारण ही होता है, विटामिन ए के कारण होता है, उसमें भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इस तरह, और मछलियों का जो तेल होता है, मछलियों के तेल में भी विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी ये जो हमारी स्किन होती है ये सिंथेसिस करती है। जो सुबह सुबह की प्रातःकाल की धूप होती है मेनली, उससे सिंथेसाइज होता है विटामिन डी। हमारे जो त्वचा है, स्किन है, इसके नीचे कुछ एंजाइम्स होते हैं और वहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं जिससे कि विटामिन डी का संश्लेषण सिंथेसिस होता है। ये हम बायोकेमिस्ट्री में आपको डिटेल में बताएंगे। अगला है विटामिन के। विटामिन के और ई ये सब मुख्यतः सब्जियों से प्राप्त होते हैं। विटामिन ई, ठीक है, हरी सब्जियाँ होती हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और इसके बाद में जो बात करते हैं हम फैट सोल्यूबल या वसा घुलनशील में, तो इसमें एक और आता है लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड। तो इतने विटामिन फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील थे। आप लोग जो है इसको नोट करते रहिएगा, पॉज करके साथ साथ नोट करिएंगे तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएंगी। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा किसकी, वाटर सोल्यूबल विटामिन की। वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। विटामिन B1 है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी बी होते हैं, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, सब आते हैं। और क्या होते हैं, विटामिन सी, विटामिन सी होता है, ठीक। विटामिन सी का नाम होता है, क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, मसूड़ों का फटना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। और क्या होता है, त्वचा रूखी हो जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है। लास्ट तक देखना, लास्ट में भी बताएंगे कि चेहरे को पे ग्लो किस तरह से लाएं, ठीक है। चेहरे पे ग्लो के लिए कौन कौन से विटामिन रिक्वायरमेंट होती है और आपको फ्री में कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, इसको भी बताएंगे। तो और बात करते हैं इसमें जो कोलिन होता है हमारा, एक विटामिन होता है कोलिन। नंबर 1 था, नंबर 2 और नंबर 3 है जल में घुलनशील वाले में कोलिन, ठीक है, कोलिन। ये भी कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। नंबर 4 इनोसाइटोल। अभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे आपको, उसके B1 B2 सारे पार्ट। इनोसाइटोल, भी, इनोसाइटोल ये भी जल में घुलनशील होता है। और बात करें हम पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसको पाबा बोलते हैं। नंबर 5 पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक अम्ल। देखो यहाँ हमारे चैनल पर जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हीं को समझ में आएगा, बाकियों के तो सब ऊपर से गुजर जाएगा। उनको बस चाहिए कि टिक मार दो सर जल्दी से क्वेश्चन लाके और काम तमाम हो जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, ना आज होगा ना कभी कर पाओगे कुछ। अगर कुछ करना है जीवन में तो चीज़ें कंसेप्ट डेवलप करो, अच्छे से समझो, फिर क्वेश्चन करो। जब चीज़ें आती होंगी तो कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। इसलिए पूरे फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, ठीक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा ग्रुप बनाता है विटामिनों का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसमें कई सारे विटामिन हैं। पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 को
थायमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन, थियामीन, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है, उसको बोलते हैं बेरी बेरी डिजीज। कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है थायमीन की कमी से, विटामिन B1। और इसके और भी नाम होते हैं विटामिन B1 को, इसको एन्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूरिन, एन्यूरिन बोलते हैं। ये मेनली अनाजों में पाया जाता है, अनाजों के जो छिलके होते हैं ऊपर के, और सब्जियों में भी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है और विटामिन B1 की कमी से क्या रोग होता है, या फिर पूछ लेगा थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या सीधे ऐसे पूछेगा बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जब बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी साथ साथ बताएंगे कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और स्ट्रक्चर के साथ साथ में ये भी बताएंगे कि पर डे आपको कितना लेना होता है, इसकी कितनी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये थायमीन पायरोफॉस्फेट से बनाए जाते हैं, वो प्रिकर्सर के जैसे काम करता है, ठीक है। को कार्बोक्सिलेज और कार्बोक्सिलेज इसमें एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं जो कि इसको बनाते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिए। इनका जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखो जितने भी विटामिन है ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जैसे विटामिन C हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, इस तरह के कार्य करते हैं। इनकी कमी से रोग आने लगते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और बहुत सारे प्रोटीन वोटीन जो है उसमें प्रोस्थेटिक के जैसे यूज होते हैं, ठीक। उनको एक्टिवेट करने में, जैसे NAD आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? NAD। आपको एग्जांपल दे दूं, NAD ये क्या है? निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका नाम होता है निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे देखो आया है निकोटीनामाइड, ये क्या है? ये विटामिन B5। तो मतलब ये एडेनिन है। एडेनिन क्या होता है? प्यूरिन पिरिमिडीन पढ़े थे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार वो है। और डाइन्यूक्लियोटाइड मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़े हुए हैं, DNA RNA हो सकता है। तो इस तरह से ये इसका पूरा पोर्शन बना हुआ है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वाहक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता है। तो इस तरह से विटामिन्स जो है कंपाउंड बनाते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे प्रोसेसिंग में और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। आपको पता ही है NADP, NADPH, NADPH2 का कितना काम होता है। FAD को क्या बोलते हैं? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो वो भी क्या है? फ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन भी बताएंगे, B2 का ही नाम होता है, उसी का नंबर था। तो अगला इसमें B कॉम्प्लेक्स में आता है B2 का नाम होता है, रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है जो त्वचा रूखी हो जाती है, ठीक है, लक्षण होते हैं। और क्या होता है? जो कॉर्नर होते हैं हमारे होठों के, जो लिप्स के कॉर्नर होते हैं वो फटने लगते हैं, ठीक है। होठों का फटना ये सारे लक्षण होते हैं इसके। अगला है विटामिन B3, काफ़ी इम्पोर्टेंट। जो विटामिन B3 होता है इसका नाम होता है नियासिन या निकोटीनिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निकोटीनिक एसिड, निकोटीनिक अम्ल, और क्या बोलते हैं इसको? नियासिन, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रोग होता है पेलाग्रा, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो विटामिन B1 और B3 को आपको रट के रखना है, क्योंकि इससे इसके रोग और रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। थायमीन वाला जो है विटामिन B1, जिसको एन्यूरिन भी बोलते हैं, उससे बेरी बेरी रोग होता है। और ये जो है विटामिन B3 निकोटीनिक एसिड या फिर नियासिन बोलते हैं, इससे पेलाग्रा रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है? पेलाग्रा रोग
हो जाता है। अगला है विटामिन B5। अब ये मत पूछना विटामिन B4 कहाँ गया, B4 अभी डिस्कवर नहीं हुआ, जिस दिन डिस्कवर हुआ होगा उस दिन बताएंगे। और हो सकता है आप लोग पढ़ रहे हो उन्हीं में से कोई बच्चा रिसर्च में जाए तो वो भी वही डिस्कवर करे, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगला है विटामिन B5। B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। हिंदी में बोले तो पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है विटामिन। अगला है B6। B6 होता है, इसको बोलते हैं पायरिडोक्सिन। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन हिंदी में भी लिख दे, पायरिडोक्सिन। ये सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स और एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं B7 की। B7 की, इसको BH भी बोलते हैं, विटामिन BH भी बोला जाता है। इसका नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। हालांकि बायोटीन का भी कोई जो पार्टिकुलर काम होता है उसको नहीं जान पाए हैं, भी नोन नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या करता है, लेकिन देखा गया है जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उसमें बायोटीन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि बालों के से रिलेटेड है, बालों को मजबूती देता है, बालों की जड़ों को। जिसके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं उसमें बायोटीन की कमी भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ई तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है जो टोकोफेरॉल है, लेकिन जो बायोटीन है विटामिन B7 ये भी क्या करता है, कहीं किसी न किसी दिन सर्च होगा ही, तो काफ़ी हद तक ये सोचा जाता है कि ये भी रिस्पॉन्सिबल है बालों के झड़ने में। अगला जो इसमें बात करेंगे तो होगा विटामिन B9। विटामिन B9 का नाम होता है फोलिक एसिड, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में भी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो दवा देता है बुखार की, उसके साथ में फोलिक एसिड दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि जब डिजीज़ होता है कोई तो ब्लड का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है, इसलिए ब्लड के फॉर्मेशन में फोलिक एसिड तो साइनोकोबालामिन, जो इसके बाद में बताने जा रहे हैं, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन ये दोनों मिलकर ब्लड के फॉर्मेशन में, जो हमारा रक्त होता है, रक्त के निर्माण में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जिसको लगता है कि उसके शरीर में खून कम है तो फोलिक एसिड साइनोकोबालामिन खाना स्टार्ट करें। और साइनोकोबालामिन में क्या होता है, इसमें मिलता है कोबाल्ट इसमें होता है, ठीक, साइनोकोबालामिन। तो इसका एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा बड़ी आंत में ऐसे ही हो जाता है। हमारे जो गट होता है एलिमेंट्री कैनाल, इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें ऐसे एब्जॉर्प्शन का सीधा हो जाता है। तो ये फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एनीमिया जब हो जाती है तब भी विटामिन B12 दिया जाता है, और जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं इनको दिया जाता है। जो बीकासूल नाम से बहुत ज़्यादा प्रचलित मेडिसिन कैप्सूल मिलता है, बीकासूल और बीकासूल जेड, उसमें सारे विटामिन ही मिल जाते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये उसमें मिल जाते हैं। फोलिक एसिड की अलग से टेबलेट भी आती है, अगर आप देखना चाहो तो मैं इस टाइम भी आपको दिखा सकता हूँ। फोलिक एसिड का रेपर मेरे साथ कहीं मेरे पास पड़ा भी होगा, ठीक है, और भी मैं आपको ऐसी मेडिसिन दिखा दूँगा, बीकासूल भी दिखा दूँगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। देखो वो क्या है ना, मेरे घर में जो है मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ बेचते हैं भैया, हमारे मेडिकल स्टोर है, तो वही सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। देखो इसमें B कॉम्प्लेक्स लिखा है, B कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है विटामिन B, ठीक है, B कॉम्प्लेक्स। इसमें विटामिन B1 B2 B3 B4 ये सब है। यहाँ लिखा है फोरेट विद विटामिन C एंड जिंक कैप्सूल, ठीक, तो इसमें जिंक है, विटामिन C है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी है।
इस तरह से। इसमें कितनी किसकी मात्रा होती है वो भी सब यहाँ पे लिखा हो सकता है, आपको अच्छे से दिख भी रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है विटामिन B12, ऊपर से देखो थायमीन लिखा है, थायमीन मोनोनाइट्रेट 10 mg, और फिर राइबोफ्लेविन IP 10 mg, पायरिडोक्सिन लिखा है, सब वही है ना विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन लिख सकते थे या विटामिन B12 लिख दिए। फिर है निकोटीनामाइड, वही निकोटीनिक एसिड जो बताए थे। फिर कैल्शियम पेंटोथेनेट है, यही सारी चीज़ें, फोलिक एसिड है, ठीक है, बायोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन BC है, और जिंक सल्फेट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। बीकासोल कैप्सूल है, मैंने इसमें से दो कैप्सूल खाए भी हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से खाया है, ठीक है, बाकी ये रखा हुआ है। 2 नहीं 4 कैप्सूल खाए हैं शायद, हाँ 4 खाए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से प्रेजेंट होते हैं मेडिसिन में, ठीक है। अगर और एग्जांपल देखना चाहो तो और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये है टेनर्जिकल कैप्सूल, इसका बोलते हैं टेनर्जिकल। इसमें देखो लिखा होगा, आपको कुछ मिल जाएंगे उसमें से, ठीक। विटामिन B6 और विटामिन B12 यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसमें भी प्रेजेंट है। विटामिन B6 मतलब पायरिडोक्सिन और विटामिन B12 मतलब साइनोकोबालामिन। तो मेडिसिन में जनरली जब वो डिजीज़ कोई होता है व्यक्ति को, तो डिजीज़ ख़त्म होने लगता है जब मेडिसिन लेने से, तो उसके बाद में लास्ट में सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो जो है उसकी जो रिकवर हो जाए, बॉडी में जो डिफिशियंसी हो गई थी चीज़ों की रिकवर हो जाए, ताकि आगे और बीमारियां उस पर अटैक ना करें। तो आई होप आपने नोट्स भी बनाए होंगे पोज करके साथ साथ, और आपको अच्छे से विटामिन के बारे में समझ में आ गया होगा। जितना मैंने बताया इतना अगर याद कर लेते हो तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में इसमें से तुमको इससे ज़्यादा कुछ पूछा जा ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, MCQ प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है। अनिवार्य अवयव क्या होता है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, या स्टार्च है, या कार्बोहाइड्रेट? तो मुख्य अवयव होता है इसका कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो यहाँ टिक करते हैं मतलब खाली ग्लूकोज की बात कर रहे हो। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, जितने भी आते हैं शुगर्स आती है, कार्बोहाइड्रेट हैं, सब आ जाते हैं, ठीक। तो ये मुख्य अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम मतलब सीधे यूज होता है ऊर्जा प्रदान करने में। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो इसमें भी राइट आंसर होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो विटामिन होते हैं तो ऊर्जा उत्पादन नहीं करते हैं, जल भी ऊर्जा नहीं देता है। 0 कैलोरी होती है जल में, सर्च करके देख लीजिए आप गूगल पे। तो ये दोनों कैसे हैं? ऊर्जा ना देने वाले। बात करते हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनके उसके बाद में ऊर्जा का उत्पादन करता है। आप लोग पढ़े होंगे अगर 11th में अच्छे से, तो जो प्रोटीन होते हैं अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसमें बड़े बड़े मोलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को तोड़ते हैं अमाइनो एसिड में, फिर अमाइनो एसिड उसके बाद में उनका जो है प्रोटियोलाइसिस होता है। प्रोटियोलाइसिस के बाद में अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मुख्यतः जो मेन पदार्थ है हमारा, कच्चा पदार्थ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण, कैप्सूल देखो, अभी कैप्सूल दिखाया था मैंने ना, फिर एक बार दिखा दूँ। ये कैप्सूल है, इसके अंदर दाने भरे हुए हैं। इसका जो आवरण है ऊपर ये रेड कलर का और इधर हल्का हल्का ये वाइट कलर का है, इसके अंदर पिंक कलर के दाने भरे हुए हैं। तो ये कैप्सूल जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। किसका? स्टार्च का बना होता है। प्रोटीन, अंडे के छिलके और सेलुलोज इसमें ऑप्शन थे, तो आपको स्टार्च टिक करना है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद होता है मीठा। क्या होता है? मीठा। शहद मीठा होता है, और मीठा होता है तो मतलब चीनी जानते हो, चीनी भी मीठी होती है। अब चीनी को जो हम तोड़ते हैं तो उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज ही वो पार्ट है जो चीनी को मीठा बनाता है, और वो फ्रक्टोज ही शहद में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये मीठा होता है, ठीक है। तो सब इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। कितने लोगों ने शहद को खाया है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? इसमें इसका भी कंसेप्ट है। अब ऐसे तुम कितनी शर्कराएँ याद रखोगी? तुमको मैं कितनी शर्कराएँ गिना दूँ? लैक्टोज है, सेलुलोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है, ठीक है, राइबोलोज है। इस तरह से मैं इतनी गिनाता चलू जाऊँगा, दिन भर गिनाऊँगा, ख़त्म नहीं होंगी। तो कितनी याद करोगे कौन कैसे क्या है? तो इसके लिए सीधा कंसेप्ट याद रखा जाता है। तत्काल ऊर्जा वही प्रदान करेगा जो स्मॉलेस्ट होगा।
जिसको फर्दर और टूटना नहीं है, जिसको तोड़ोगे तो सीधा ऊर्जा ही मिल जाएगी। तो जो ग्लूकोज है इसमें ये मोनोसेकेराइड है, बाकी ये सब डाइसेकेराइड है। जब लैक्टोज को आप तोड़ोगे तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा। तो मतलब इससे ऊर्जा प्राप्त करना है तो पहले इसको तोड़ो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, फिर इसके ग्लूकोज को तोड़ो तो ऊर्जा मिलेगी। तो इससे अच्छा तुम सीधा ग्लूकोज को ना यूज कर लो, एक ही बार तोड़ोगे सीधे तुमको क्या मिल जाएगा, सीधे ऊर्जा मिल जाएगी। सेलुलोज क्या है, ये भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिला होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसको भी पहले तोड़ोगे ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से ऊर्जा मिलेगी। ऐसे ही माल्टोज भी होता है, इसमें भी अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से मिला होता है। तो सीधे हम ग्लूकोज को यूज करेंगे तो तत्काल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैं पूरे कंसेप्ट आपके बनवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप समझ सको कि आखिर ये क्वेश्चन है तो क्यों है, अगर ग्लूकोज ही सही है तो क्यों सही है, इसका भी कारण बता रहा हूँ साथ में, और ये जानना परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण। तो देखो खनिज लवण और विटामिन तो ऊर्जा प्रदान करते नहीं हैं। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन होते हैं ये अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, मुख्यतः नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन और भी कार्यों में यूज हो जाते हैं। अगर ये बात की जाए कि पर ग्राम कौन ऊर्जा अधिक प्रदान करते हैं, तब प्रोटीन सही होता। पर ग्राम पूछा जाए तो प्रोटीन सही होता, ठीक है। अगर 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, 10 ग्राम प्रोटीन लो, तो उसमें प्रोटीन जो होगा 10 ग्राम, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ऊर्जा देने की। लेकिन इसमें पूछा है कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, ये नहीं पूछा कितनी मात्रा में। तो इसका मतलब ये है पूछने का कि इसमें से कौन ऐसा है जो केवल ऊर्जा ही प्रदान करता है, वही सर्वाधिक ऊर्जा देगा। तो कार्बोहाइड्रेट का यही काम ही होता है, ऊर्जा प्रदान करना। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन से हमारे एंजाइम भी बनते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा तो मिलेगी नहीं। प्रोटीन से हार्मोन्स भी होते हैं, हार्मोन मेनली जितने भी हार्मोन है वो प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटीन का काम होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट केवल ओनली ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है, तो आप सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है। किसमें, लीवर जो होता है हमारा, लीवर, ठीक है, यकृत बोलते हैं जिसको, उसमें स्टोर होता है जितना भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो वो कहाँ स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में। किस तरह से होता है ये आपको फिजियोलॉजी में बताएंगे, जब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें एब्जॉर्प्शन में बताएंगे आपको पूरी बातें सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। अगला है, एथिलीन को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एथिलीट को निम्न में से किससे ज़्यादा और जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो जल्दी ऊर्जा की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट ही दे पाते हैं, ठीक है। रक्त ग्लूकोज लेवल व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, मरकरी में, मिलीमीटर में, या फिर mg के प्रति डेसीलीटर में, या फिर ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब भाग प्रति मिलियन में कितने भाग हैं उसकी बात कर रहा है, और ग्राम पर लीटर में। तो ये भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है, ठीक, पार्ट्स पर मिलियन में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को बनाने में कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन को बनाने, देखो अमीनो अम्ल मुख्यतः 21-22 प्रकार के होते हैं, उसमें से 20 आवश्यक होते हैं अमीनो अम्ल ठीक है। प्रोटीन को बनाने, प्रोटीन को की सिंथेसिस के लिए 20 अमीनो अम्ल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये फिर मैं आपको कहूँगा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, क्योंकि यहाँ तुमसे ये नहीं पूछेगा अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं, ये पूछेगा आपसे बायोकेमिस्ट्री में। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें पूछा जाएगा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में। तो आपको डिटेल में वहाँ पढ़ाऊँगा कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं। लाइसिन है, ग्लाइसिन है, फेनिलैलानिन है, थ्रियोनिन है, ट्रिप्टोफान है, जितने भी हैं सब बताएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब आप तो पढ़ के आए हो अभी सेल वाले चैप्टर में कि शरीर में जो ऊतक हैं वो सेल से बनते हैं, कोशिका से। लेकिन यहाँ किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मटेरियल क्या होता है। तो सेल में मेनली क्या होता है, ज़्यादातर प्रोटीन ही होता है। तो आप इसलिए यही सही हो जाएगा, प्रोटीन के ही बने होते हैं, क्योंकि ऊतक बने हैं सेल से। और सेल किससे बनी, सेल में जो मेजर पार्ट होता है प्रोटीन का। अगला है, प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला या नियामक
या फिर ऊर्जा उत्पादक या स्थलतावर्धक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ये शरीर का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि ये देखो सबसे सूक्ष्म इकाई हमारे शरीर की सेल है, और सेल का मेजर पार्ट प्रोटीन का बना है, और सेल से मिलकर पूरा शरीर बना है, तो मेजर पार्ट यही तो होगा ना, प्रोटीन। प्रोटीन ही हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है। एंजाइम मूल रूप से बना होता है, क्या होता है? तो एंजाइम अभी इससे पहले बताए थे, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। एंजाइम जितने होते हैं मूल रूप से प्रोटीन के से बने होते हैं। केवल एक एक्सेप्शन है, उसको याद रखना, वो है राइबोजाइम एंजाइम। राइबोजाइम एंजाइम ये किससे बना होता है? ये प्रोटीन से ना बनकर आरएनए से मिलकर बना होता है। आरएनए और भी कुछ मटेरियल होता है इसमें। अगला है रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होते हैं। तो आपको पता ही होगा, जीवाणु या डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन, तो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें जब एंजाइम को डाल दिया जाता है तो बहुत फास्ट होने लगती है, तेज होने लगती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होती है? रक्त में उपस्थित होती है, त्वचा में, या फिर ऊन में, या अंडों में? तो अंडे में एल्ब्यूमिन होती है। रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है? रक्त में बात करें हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन। रक्त में तो मेनली सभी प्रोटीन्स होती हैं मेनली, क्योंकि रक्त में जो प्रोटीन्स पड़ी होती है वही तो हमारे सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करती है। रक्त जो है हमारा ब्लड है, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंचता है, और जितनी भी प्रत्येक पार्ट की कोशिकाएं हैं उसमें आदान प्रदान होता है प्रोटीन का। ये सब आपको फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में बताऊंगा किस तरह से होता है, ठीक। तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो त्वचा में केराटिन प्रोटीन, अल्फा केराटिन प्रेजेंट होता है, ठीक, और बालों में भी होता है। ये रेशेदार प्रोटीन का भी एग्जाम्पल था केराटिन। अगला सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60% या 80%। 42%, 50%, 60% या 80%। तो इसमें 42% होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर शाकाहारी व्यक्ति की बात की जाए तो शाकाहारी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रोटीन देने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वो क्या होता है? सोयाबीन होता है। सोयाबीन के बाद में क्या होता है? दालें होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, दालें, चावल। दूध में प्रोटीन होता है केसीन प्रोटीन। दूध में कौन सा होता है? केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है। और दालों में भी तो प्रोटीन होता ही है, प्रोटीन के नाम से जानी ही जाती है। मांस में भी प्रोटीन होता है, क्योंकि मांस किसी न किसी एनिमल का होगा, तो एनिमल तो का पार्ट तो बॉडी पार्ट प्रोटीन से ही बना है, तो प्रोटीन ऑब्वियसली होगा ही। बात करते हैं चावल की, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन होते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन का कोई मेजर पार्ट पाया नहीं जाता है। तो आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। हालांकि आज के क्वेश्चन भी थे इसमें विटामिन के भी बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बिजी हूँ मैं, इसलिए क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास जो इसकी आएगी, इसके पार्ट चलेंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से चलेंगे। तो इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट जितने भी कंसेप्ट हैं करवाऊंगा, ताकि आप किसी कंपटीशन में भी बैठें, और आगे ये हेल्प करेगा आपके बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी से पढ़े रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका कंसेप्ट आज मैंने सिखाया, और भी सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिजीज़ों के बारे में है, रोगों के बारे में है, ठीक है। मधुमेह रोग के बारे में इसमें पढ़ना है, और भी जैसे कि बहुत सारे पित्त वगैरह हैं, इससे क्या रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं, उसको पढ़ना है, सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के पास शेयर भी करना ना भूलें। बाय बाय, जय हिंद।